बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. Class 3 English text study book for day 1. My dear students of class 3, आज आपका इंग्लिश टेक्स्ट का पहला लेक्चर है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सबसे पहले किताब का इंट्रोडक्शन यानी तारुफ करेंगे। जब भी आप किसी से मिलते हैं या आपको कोई मिलता है तो सबसे पहले नाम पूछा जाता है, उसके बारे में और जानने के लिए दीगर सवालात किए जाते हैं। तो ये किताब भी आपका दोस्त होती है। तो यहां पर क्योंकि आप पहली मर्तबा क्लास 3 में इंग्लिश का आगाज करने जा रहे हैं और इंग्लिश पढ़ने के लिए किताब की जरूरत है, तो हम सबसे पहले अपनी किताब का इंट्रोडक्शन लेंगे आज। डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने आपकी बुक्स होनी चाहिए और आप अपनी बुक के टाइटल पेज पर मौजूद हैं। ये देखिए, यहां पर आपको इंग्लिश ग्रेड 3, ग्रेड मीन्स क्लास 3, और नीचे खूबसूरत सा टाइटल नजर आ रहा है जिसमें 2 बच्चियां हैं और एक बच्चा है जो स्कूल जा रहे हैं और यहां पर उनके हाथ में एक किताब है। एक बच्ची ने बैग पहना हुआ है और यहां पर आप देखिए पंजाब करिकुलम, ये देखिए नीचे पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर, ऊपर बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम 2020 लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपका खूबसूरत सा टाइटल पेज था, ये देखिए, और ये इसकी बैक है। यहां पर आपको मीनारे पाकिस्तान और खूबसूरत सा हमारा चांद तारा नजर आ रहा है और नीचे आपको कौमी तराना लिखा हुआ नजर आ रहा है। आप वक्तन फवक्तन इसको भी पढ़ा कीजिए, जैसे आप असेंबली में रोजाना पढ़ते थे, क्लास में पढ़ते थे, लेकिन चूंकि अब स्कूल आजकल जरा बंद हैं कोविड की वजह से, तो आप घर में भी कभी कभी इसकी प्रैक्टिस किया कीजिए। अब आ जाते हैं, ये आपका टाइटल पेज था। ठीक है, टाइटल पेज के अंदर ही आपको यहां पे हजरत कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की पिक्चर नजर आएगी। ये इनका कोट है, खिताब है जो उन्होंने किया, उसमें से एक टुकड़ा यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, उसी के नीचे बेटा आ जाइए तो यहां पर आपको बहुत प्यारा सा फ्लैग ऑफ पाकिस्तान नजर आएगा। फ्लैग ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का झंडा नजर आएगा आपको। उसके बाद यहां पर आपको पाकिस्तान का नक्शा नजर आएगा, मैप ऑफ पाकिस्तान। यहां पर आप देखिए इस पेज पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट कंपैशनेट द मोस्ट मर्सीफुल। उसके बाद इंग्लिश ग्रेड यानी क्लास 3, बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम 2020, वन नेशन वन करिकुलम, पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर
और नीचे इनका मोनोग्राम है। अब यहां पर आपने जो किताब के शुरू के पेजेस थे उनके बारे में आगाही हासिल की। डियर स्टूडेंट्स, ये वो पेज है जिसपे तमाम राइटर्स, ऑथर्स और जिन्होंने इस किताब को लिखने में हिस्सा लिया उनके नाम यहां पर दर्ज हैं। नेशनल रिव्यू कमेटी मेंबर्स, जितने भी कमेटी मेंबर्स हैं उनके नाम यहां पे लिखे हुए हैं। जिन्होंने पब्लिश की यानी छापी, प्रिंट की, उनके नाम भी यहां पर आपको नजर आ जाएंगे इस पेज पे। लेट्स कम टू दिस पेज। ये देखिए, अबाउट द बुक। अब जैसे आप स्कूल में माई सेल्फ याद करते हैं, अपने बारे में बताते हैं, आप क्या हैं, आपका नाम क्या है, वगैरह वगैरह, तो इसी तरह यहाँ पे भी इस किताब में क्या है, इसको पढ़ने से आप क्या क्या कुछ सीखेंगे। ये एरोज जो बने हुए हैं, देखिए किताब हम पढ़ लेते हैं, यूनिट से शुरू कर देते हैं, यूनिट 1 फला फला, लेकिन इंट्रोडक्शन से हमें पता चलता है कि ये कितनी मेहनत से लिखी गई है और इसको लिखने का मकसद क्या है। दरअसल ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि इससे हासिल होने वाले क्या क्या अखलाकी सबक आपको मिलेंगे, आप क्या क्या कुछ सीख सकेंगे ग्रामर में, राइटिंग में, कम्युनिकेशन स्किल में, क्रिटिकल थिंकिंग में। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3, मैं आपको एक वर्ड के बारे में बताती चलूं जो आप यहां बार बार सुनेंगे, और वो वर्ड है क्रिटिकल। क्या वर्ड है? क्रिटिकल। क्रिटिकल का मतलब यहां इंग्लिश की किताब में है तनकीदी, यानी ये लिखा है तो इसका मतलब क्या है, क्यों लिखा है, इससे पहले क्या हुआ, ये सवालात पर मबनी जो भी अफकार हैं इस किसी भी यूनिट के लिखने में, किसी भी लेसन के लिखने में, और उसका फिर तनकीदी जायजा जो लिया जाता है वो क्रिटिकल थिंकिंग कहलाती है। यानी आपकी सोच तनकीदी हो जाएगी कि ये ऑथर ने लिखा है तो इसके लिखने का मकसद क्या है, ये क्या हमें कहना चाह रहा है, और इसके अंडरलाइंग आइडियाज क्या क्या हैं। अब यहां पर हर एक सबक में आपको क्या क्या कुछ सिखाया जा रहा है ये बताया गया है एरोज के जरिए। अब यहां पूरी किताब को एक्सप्लेन करना तो पॉसिबल नहीं है प्यारे बच्चों, तो यहां हम सिर्फ इसके मैंने आपको आउटकम्स बता दिए हैं कि क्या हम सीखेंगे। अब जैसे जैसे आप लेसन या यूनिट पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमें पता चलता जाएगा कि किस यूनिट में क्या चीज सिखाई गई है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब आएंगे हम कंटेंट्स। ये क्या लिखा है? कंटेंट्स, कंटेंट्स यानी फहरिस्त, डिटेल कि किस पेज पर कौन सा यूनिट है और इस यूनिट में थीम क्या है, इसको लिखने का मकसद क्या है, ये क्यों लिखा गया और आपके निसाब में यानी बुक में क्यों शामिल किया गया। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर सब थीम, यानी दूसरे मकासद क्या थे। एक मेन थीम होगा और दूसरे मकासद क्या थे इस यूनिट को लिखने में, वो। उसके बाद ओरल कम्युनिकेशन, यानी आप बातचीत का तरीका सीखेंगे। ओरल का मतलब होता है जबानी और कम्युनिकेशन का मतलब होता है राबता करना, बातचीत करने के लिए। तो ये ओरल कम्युनिकेशन यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा हर एक यूनिट में। उसके बाद आ जाते हैं रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, वही बात जो अभी मैंने आपको बताई कि आप रीडिंग करने के काबिल होंगे, पढ़ के समझने के काबिल होंगे। उसके बाद है लर्निंग फोकस, यानी आपका लर्निंग फोकस, आपकी तवज्जो हासिल करने के लिए जो इंटरेस्ट डेवलप किया जाएगा हर यूनिट में, तो वो आपकी क्लास के बच्चों के जहन के मुताबिक है, यानी आपको किस चीज में दिलचस्पी है। कहानी भी अगर दिलचस्प ना हो तो उसको सुनने में मजा नहीं आता। अब लर्निंग फोकस में आप क्या क्या वोकैबुलरी सीखेंगे, आपकी वोकैबुलरी बिल्डिंग आ जाएगी, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, स्पेलिंग, ईच एंड एवरीथिंग। उसके बाद ग्रामर है। ग्रामर में आपको कॉम्पोजिशन के साथ साथ ये भी सिखाया जाएगा कि आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच जो कि आप सीख रहे हैं, क्लास में भी मैंने सिखाए हैं, और आर्टिकल, आपके डायग्राफ, ट्राइग्राफ वगैरह वगैरह, और फिर राइटिंग। यानी इन सब चीजों को अगर आपने अच्छे तरीके से सीख लिया तो आप काबिल हो जाएंगे कि किस तरीके से आपने लिखना है। तो जब आप लिखने के काबिल हो जाएंगे तो
फिर आप खुद से भी कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी कर सकेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां आपको ये इंट्रोडक्शन देने का मकसद सिर्फ ये था कि आप इस यूनिट का अच्छे तरीके से तारुफ हासिल कर लें, इस बुक का तारुफ हासिल कर लें। अब हम आएंगे अपने लेसन की यूनिट की तरफ। और डियर स्टूडेंट्स, कीप इट इन माइंड कि यहाँ पे यूनिट हैं आपके, लेसन्स नहीं हैं। तो यूनिट 1, ऑल आर वेलकम, ऑल आर वेलकम यानी सबको खुशामदीद। जब आप किसी को इनवाइट करते हैं, घर बुलाते हैं, तो जब वो लोग आते हैं एज अ गेस्ट तो आप उनको ग्रीट करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। तो जब खुशामदीद कहते हैं तो उसके बहुत से मायने होते हैं। मतलब किसी को अच्छे तरीके से बुलाना, अच्छे तरीके से किसी को मतलब दिल से खुशामदीद कहना, यानी उनकी आमद का शुक्रिया अदा करना, खुश होना वगैरह वगैरह। तो तमाम जो क्लास के बच्चे हैं उन सबको खुशामदीद, क्योंकि ये एक ऐसी यूनिट है हमारी कि जिसमें हमने ये सीखना है कि आप क्लास 3 में पहले दिन स्कूल जा रहे हैं और आप खुद अपनी फीलिंग्स महसूस कर सकते हैं, आपके जो जज्बात होते हैं, आपकी जो क्यूरियोसिटी होती है और आपका जोश होता है कि हम नए क्लास में जा रहे हैं और हमारे स्कूल में नया क्लासरूम हमारा इंतजार कर रहा है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा। ये देखिए बुक में ये बच्चे हैं, ये स्कूल जा रहे हैं और ये इनका स्कूल है। आपका भी स्कूल है ना, और आपका भी दिल चाहता है कि हम जल्दी जल्दी से अपनी क्लास में जाएं। ये बैग्स हैंग किए हुए हैं इन्होंने, और ये देखिए ये सारा कुछ। अब यहाँ पर आपको एक लर्निंग आउटकम नजर आ रहा होगा लिखा हुआ। लर्निंग आउटकम का मतलब है डियर स्टूडेंट्स कि इस यूनिट में आप क्या कुछ सीखेंगे। ये बहुत डिटेल है। अब हम साथ साथ इसकी रीडिंग करेंगे। अब नेक्स्ट पेज पे आइए तो यहां आपको गेट स्टार्टेड नजर आएगा। क्या नजर आएगा लिखा हुआ? गेट स्टार्टेड। चलिए शुरुआत करते हैं। द पिक्चर्स बिलो, नीचे दी हुई तस्वीर शो दिखाती हैं स्टूडेंट्स स्टडिंग इन डिफरेंट क्लासरूम्स, के तलबा मुख्तलिफ क्लासों में बैठे हुए तालीम हासिल कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ये देखिए ये एक एनिमेटेड पिक्चर, ये रियल पिक्चर्स हैं तीनों। यहां पर बच्चे बैठे हैं, यहाँ पे बच्चे हैं, यहाँ पे गर्ल्स हैं और ये सब क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। ठीक है। अब यहां पर ये एक पिक्चर है जिसका डायलॉग है लेट्स टॉक, रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। ये डायलॉग है, आपने इसको पढ़ के आना है। मैं जब आप आएंगे तो इसकी क्लास में प्रैक्टिस करवाऊंगी। ठीक है, ये डायलॉग, और बताऊंगी भी कि डायलॉग क्या होता है, क्योंकि अभी तो कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है, आप सामने नहीं है। अच्छा जी, पेज नंबर 3 पे हमारा ये यूनिट स्टार्ट होने जा रहा है। ऑल आर वेलकम में हम सबसे पहले पढ़ेंगे फर्स्ट डे इन क्लास 3 माय स्पीच। अब यहां पे जो बच्चा पहले दिन स्कूल आ रहा है वो स्पीच डिलीवर कर रहा है। अब सबसे पहले तो ये पता चलना चाहिए कि स्पीच क्या होती है। एक तो आप आम आपस में बातचीत करते हैं अपने फ्रेंड से, और सुनाओ क्या हाल है, कैसे गुजरे दिन, क्या किया वगैरह वगैरह। ठीक है, ये तो बातचीत है और डायलॉग भी बातचीत ही होते हैं। अब यहां पर आ गया वर्ड स्पीच। अब स्पीच में आप प्रॉपर तरीके से अपने ऑडियंस के सामने, यानी जो लोग आपको सुन रहे होते हैं उनके सामने आके खड़े होते हैं और एक प्रॉपर स्टाइल में दिए गए मौजू पर आप कुछ अपने अल्फाज में एक खास अंदाज में कहते हैं। तो उसको बोलना, एक खास अंदाज में अल्फाज का चुनाव करके बात करने को तकरीर कहते हैं। क्या कहते हैं? तकरीर। अब यहां पर सबसे पहले हम अपने यूनिट को रीडिंग करने से पहले यहां पर हम उसके डिक्टेशन वर्ड्स, लुक एट द बोर्ड माय डियर स्टूडेंट्स, डिक्टेशन वर्ड्स और वर्ड्स मीनिंग करेंगे। अब आपने क्या करना है कि अपने पास अपनी नोटबुक्स यानी कॉपीज
अपनी बुक्स, पेंसिल्स, इरेजर, शार्पनर और स्केल रखना है। ठीक है, और फिर आपने क्या करना है कि नीट एंड क्लीन यूनिट का नंबर और नाम लिखने के बाद डिक्टेशन वर्ड्स की हेडिंग देनी है और इस तरह आपने डे 1 का काम राइट अप करना है अपनी कॉपीज में और इसको याद करना है ताकि मैं आपसे जब आए तो मैं इसका टेस्ट ले सकूं, इसको सुन सकूं। तो सबसे पहले हम यूनिट 1 फर्स्ट डे इन क्लास 3 माय स्पीच से शुरू करेंगे। सबसे पहला डिक्टेशन वर्ड है वेलकम। वेलकम। नंबर 2 रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट। नंबर 3 क्लासरूम। क्लासरूम। नंबर 4 exchange। exchange। Number 5 alphabet। alphabet। Number 6 learning। learning। Number 7 paragraph। paragraph। Number 8 charts। charts। 9 punctuation। 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 10 critical। critical। ठीक है, ये तो थे आपके डिक्टेशन वर्ड्स, इनको आपने लिखना है और स्पेलिंग याद करनी है। लेट्स कम टुवर्ड्स वर्ड्स मीनिंग्स। फर्स्ट पहला। फर्स्ट पहला। स्पीच तकरीर। स्पीच तकरीर। हैप्पी खुश। हैप्पी खुश। स्पीक बोलना। स्पीक बोलना या कहना। पोएम नज्म। पोएम नज्म। रूल्स उसूल। रूल्स उसूल। इम्पॉर्टेंट अहम। इम्पॉर्टेंट अहम। मॉप सफाई करने का कपड़ा, यानी पोंछा भी कहते हैं इसको, जमीन पे मारने वाला। मॉप। फ्लोर फर्श। फ्लोर फर्श। अ फ्यू कुछ। अ फ्यू कुछ। So dear students, these were the words with their Urdu meanings. अब ये dear students, let's start reading unit 1 first day in class 3. आपके सामने बुक ओपन होनी चाहिए। अभी हमने इसके वर्ड्स मीनिंग और डिक्टेशन वर्ड्स किए हैं, अब हम इसके रीडिंग करेंगे। अब आप क्लास 3 में आ गए हैं, आपके रूम में आपका पहला दिन है नई क्लास में, कितने एक्साइटेड होते हैं। इसी तरह ये बच्चा भी बहुत एक्साइटेड है और इस बच्चे का आज पहला दिन है। जैसे आप अपनी क्लास में बहुत ज्यादा खुश होते हैं अपने फ्रेंड्स से, अपनी नई बुक्स की वजह से और अपने एटमॉस्फेयर की वजह से कि आज आपका पहला दिन है, तो टीचर ने इस बच्चे से कहा कि आप स्पीच कीजिए। स्पीच क्या होती है कि एक खास बोलने का अंदाज, जब आप खास अल्फाज के जरिए बातचीत करते हैं, एक खास आपका अंदाज होता है, उसमें आप क्लास के सामने या ऑडियंस के सामने खड़े होकर कुछ बोलते हैं किसी खास मौजू पर, तो उसे तकरीर कहा जाता है। तकरीर में आप उस टॉपिक की तरफ निशानदेही करते हैं जिस पे आपको बोलने के लिए कहा जाता है। अब यहां भी जो बच्चा है
उसका क्लास में पहला दिन है और वो अपने क्लास रूम में खड़ा है अपने क्लास फेलोज के सामने, और अब वो अपने बारे में, अपनी क्लास बारे में और अपने सब्जेक्ट बारे में थोड़ा सा तारुफ बताएगा। अब यहां पर जब स्टार्ट लेंगे तो देखिए इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, हेलो एवरीवन, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। अब हेलो का लफ्जी मतलब तो कुछ नहीं होता, लेकिन ये एक ऐसा वर्ड है डियर स्टूडेंट्स कि जो किसी को मुखातिब करने के लिए, किसी की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराने के लिए होता है। अब यहां पर जब आप टेलीफोन उठाते हैं घर में तो हेलो कहते हैं, तो हेलो का मतलब है किसी को अपनी तरफ बुलाना। हेलो एवरीवन, सब मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाएं। टुडे इज माय फर्स्ट डे इन क्लास 3। बच्चा क्या कह रहा है कि आज क्लास 3 में मेरा पहला दिन है। आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूं। माई नेम इज डैश। अब यहां पर डैश का मतलब है कि आपने अपना नाम लिखना है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो स्पीच डिलीवर कर रहे हैं, ये जो स्टूडेंट हैं जिनके नाम पे डिलीवर कर रहे हैं, आपने क्या करना है, आपने अपने तौर पर स्पीच तैयार करके आनी है, और मैं आपसे जब आप आएंगे तो क्लास में ये स्पीच सुनूंगी। देखकर आपने इसी तरह अपने तौर पर इसको स्पीच के तौर पर तैयार करके आना है, और शीशे के सामने खड़े होकर कॉन्फिडेंटली आपने ये सब बातें तकरीर के तौर पर, तकरीर के अंदाज में याद करनी है। डैश में उन्होंने कोई नाम नहीं लिखा, इसका मतलब ये है कि सब बच्चे इसकी प्रैक्टिस करें अपने अपने तौर पे। आई लाइक टू स्पीक विद माई फ्रेंड्स इन इंग्लिश। मैं अपने दोस्तों से इंग्लिश में बात करने को पसंद करता हूं, इंग्लिश में बात करना पसंद करता हूं। माई टीचर्स हेल्प मी टू लर्न थ्रू गेम्स एंड एक्टिविटीज। मेरी टीचर्स गेम्स और एक्टिविटीज के जरिए मुझे सिखाने में मदद देती हैं। आई नो सम पोएम्स एंड आई लव टू सिंग दीज विद माई फ्रेंड्स। मैं नज़में जानता हूं, यानी मुझे नज़में आती हैं, और मैं अपने फ्रेंड्स के साथ ये नज़में पढ़ना पसंद करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आप भी जब छोटी क्लासेस में थे तो वो याद है आपको, कॉबलर कॉबलर मैंड माई शू, और रेन रेन गो अवे, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये सब राइम्स आप पढ़ते थे ना, वो राइम्स पोएम्स ही होती हैं। तो ये बच्चा भी बता रहा है कि मुझे नज़में भी आती हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपनी क्लास फेलोज के साथ ये नज़में पढ़ूं। आप भी याद कीजिएगा, और जो जो नज़में आपने बचपन में पढ़ी हैं, अपने चाइल्डहुड में पढ़ी हैं, आपसे मैं सुनूंगी। एक दिन हम एक्टिविटी करेंगे ताकि क्लास में आप इसको रिकॉल कर सकें, याद कर सकें अपनी एक्टिविटीज के तौर पर। आई कम टू स्कूल एवरी डे टू लर्न न्यू थिंग्स। मैं हर रोज, एवरीडे, हर रोज स्कूल आता हूं नई चीजें सीखने। लर्न का मतलब याद करना भी होता है, सीखना भी होता है। मैं नई चीजें सीखने के लिए स्कूल आता हूं। आप भी सीखने के लिए आते हैं स्कूल नई नई चीजें, क्योंकि रोजाना आपको ये होता है आज हमने ये सीखा, कल हम ये सीखेंगे। तो इसी तरह ये बच्चा भी नई चीजें सीखने स्कूल आता है। इट्स फन टू लर्न एंड प्ले इन स्कूल। स्कूल में खेलना और सीखना बहुत अच्छा लगता है। फन का मतलब मजा होता है, यानी आपको बहुत मजा आता है जब आप स्कूल आते हैं। आई नो इट वेरी वेल माय डियर स्टूडेंट्स।
कि आपके लिए एक एक्साइटमेंट होती है कि मैं अपने दोस्तों से मिलूंगी, मैं उनके साथ बैठूंगी, या मैं अपने दोस्तों से आज ये बात शेयर करूंगा, आज मैं ये कहूंगा उनको, आज हम लंच में ये बात करेंगे। तो ये सब चीजें पढ़ाई के साथ साथ आपके लिए लुत्फ अंदोज होने का एक जरिया भी होती हैं। तो स्कूल में सीखना और खेलना बहुत लुत्फ देता है। There are boys and girls in my classroom. मेरी क्लासरूम में लड़के और लड़कियां हैं। We listen to our teachers. हम अपने असातिज़ा कराम को गौर से सुनते हैं। There are a few rules from the classroom. For the classroom. There are a few rules for the classroom. क्लासरूम के लिए कुछ उसूल होते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर भी देख रहे हैं कि कुछ, a few, कुछ। क्लासरूम में कुछ उसूल होते हैं। My teacher has made a poster showing classroom rules so that we could follow them. मेरी टीचर ने क्लासरूम के लिए कुछ उसूल बना रखे हैं जिनको उन्होंने एक पोस्टर पे लिख दिया है ताकि हम उसको फॉलो करें, उस पर अमल करें। अब पोस्टर क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? पोस्टर का मतलब है एक ऐसा इश्तिहार जिस पर किसी खास बात को तहरीर किया हो और सबके लिए बताना हो कि ये चीज इस बात की निशानदेही करती है। जैसे कि इलेक्शन कैंपेन में, अभी आप बहुत छोटे हैं, आपको शायद इस बात का मालूम ना हो, या कोई इश्तिहार अगर आप सड़क पर लगे देखते हैं तो वो सब पोस्टर होता है। आपके स्कूल में, आपकी क्लास में सॉफ्ट बोर्ड मौजूद है और वहां अक्सर आपको कुछ ना कुछ चस्पा हुआ, लगा हुआ नजर आता है। थंब पेन से आपने देखा होगा, आप खुद भी उसके ऊपर कुछ चार्ट्स, कुछ पोस्टर्स लगाते हैं जिस पर कुछ अच्छे अकवाल लिखे होते हैं, कुछ अच्छे मोटिव्स होते हैं, कुछ बातें होती हैं, मुख्तलिफ चीजें होती हैं जो आप पोस्टर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। यानी पोस्टर मीन्स इश्तिहार, यानी किसी बात को आम करना है तो उसका आप पोस्टर बना के लगा देते हैं। तो इनकी टीचर ने भी अपने स्टूडेंट्स के लिए एक पोस्टर बनाया है जिस पर उन्होंने ये लिख दिया है कि क्लासरूम के क्या उसूल होते हैं। क्योंकि जिस तरह आप किसी फंक्शन में जाते हैं, किसी तकरीब में जाते हैं या किसी शादी ब्याह में जाते हैं तो आप तैयार होते हैं, आप अच्छे से अच्छा लिबास जेब तन करते हैं और वहां पे बड़े मैनर्ड तरीके से, आपकी मम्मा कहती है ना, देखो बेटा बदतमीजी नहीं करना, वहां पे जाके ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, कोई बड़ा मिले तो उसको सलाम करना है, वगैरह वगैरह। तो इसी तरह क्लासरूम के भी कुछ उसूल होते हैं जिन पर अमल करना हर बच्चे का फर्ज है, और आप जब उस पर अमल करते हैं तो आप एक गुड स्टूडेंट बन जाते हैं। तो वो कौन से उसूल हैं ये आप देखिए कि आपकी बुक के ऊपर क्लास रूल्स में लिखा हुआ है। लिसन व्हेन अदर्स आर टॉकिंग, जब दूसरे बोल रहे हों तो आप खामोशी से उन्हें सुनिए। फॉलो डायरेक्शंस, और उनकी हदायत पर अमल करें। कीप हैंड्स, फीट एंड ऑब्जेक्ट्स टू योरसेल्फ, और अपने हाथ, पैर और अपनी चीजें संभाल कर रखें। वर्क क्वाइटली एंड डू नॉट डिस्टर्ब अदर्स, खामोशी से काम कीजिए और दूसरों को तंग ना कीजिए। शो रेस्पेक्ट फॉर स्कूल एंड पर्सनल प्रॉपर्टी, स्कूल की और दूसरी चीजों की हिफाजत करें और सबकी इज्जत करें। अब जो डेस्क बेंच हैं, जो आपके टेबल्स हैं, चेयर्स हैं, आप उनके ऊपर से अगर पेंट उतारेंगे या उसको गंदा करेंगे तो ये बहुत बुरी बात होती है। आप स्कूल की तमाम चीजों को हिफाजत से, ख्याल से, उनको एहतियात से रखेंगे। अब होगा क्या
कि जब आप हर चीज का ख्याल रखेंगे तो साथ साथ आपको रिस्पेक्ट भी शो करनी है। टीचर की रिस्पेक्ट कीजिए, अपने क्लास फेलोज की रिस्पेक्ट कीजिए, अपने स्कूल फेलोज की रिस्पेक्ट कीजिए, और गेट से एंटर होते ही जो भी खड़ा नजर आए आपने उसको सलाम करना है, क्योंकि ये एक तो टोकन ऑफ रिस्पेक्ट भी है, इज्जत देने का एक तरीका भी है, दूसरा आपको सवाब का भी एक मौका मिल जाता है। तो सलाम में पहल करना बहुत अच्छी बात है, इससे आपको सवाब भी मिलेगा, लोगों के दिलों में आपकी इज्जत भी होगी और आपको आदत भी पड़ जाएगी। इसलिए सबको सलाम करने की आदत डालिए। लास्ट है वर्क एंड प्ले इन सेफ मैनर। खेलिए और काम करें, लेकिन अपने आप को चोट पहुंचाए बगैर। जो भी काम करना है, खेलना है या काम करना है तो बाहिफाजत होके, हिफाजत से अपने आप को संभाल के करना है। ये नहीं कि अगर आप सीढ़ियों से उतर रहे हैं तो बहुत तेजी से और एकदम से पैर स्लिप हो जाए तो चोट लग सकती है, इसलिए बी केयरफुल। अगला पैराग्राफ है, अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल इज टू कीप आवर क्लासरूम क्लीन। सबसे अहम उसूल अपनी क्लास को साफ सुथरा रखना है। आपको याद है जब मैं क्लास में आती थी आपसे सबसे पहले ये कहती थी, क्योंकि ब्रेक के फौरन बाद आपका लेक्चर होता था इंग्लिश का, और मैंने आपके अंदर एक आदत डेवलप की थी कि आपने अपने रैपर्स, खाली रैपर्स, आपके पेंसिल शेव्स यानी जो पेंसिल शार्प करने के बाद वेस्ट होता है उसको आपने डस्टबिन में फेंकना है। और बार बार पेंसिल शार्प अगर आपने करनी है तो अपने पास एक छोटा सा कंटेनर या बॉक्स रख लीजिए, ताकि आपको बार बार पेंसिल शार्प करने के लिए ना जाना पड़े। एक और बात कि मैंने आपको कुछ जुमले याद करवाए थे इंग्लिश में, जैसे अगर आपने कहना है कि मैं अपनी पेंसिल शार्प कर लूं तो आपने क्या कहना है, मे आई शार्प माई पेंसिल। हैंड रेस करना है, आपने ये कहना है। उसके बाद फिर अगर आपने अपने पेंसिल के वेस्ट को फेंकना है तो क्या कहना है, मे आई थ्रो द पेंसिल शेव्स। मे आई थ्रो द पेंसिल शेव्स। तो ये चीजें आपके मैनर्स में इजाफा करेंगी, एटिकेट्स में, और मुझे बहुत खुशी होती थी देखकर कि आप लोग मेरी बात फॉलो करते थे और अपने इर्द गिर्द ना तो घर में आप गंद फैलाएं और ना ही क्लासरूम में। और वैसे भी कभी भी आप पब्लिक प्लेसेस पे भी जाएं, पार्क्स में जाएं, अपने कहीं भी किसी मिलने वाले के घर जाएं तो आपने मैनर्स के साथ रहना है। कोई भी रैपर हो, कोई वेस्ट मटेरियल हो, आप उसको डस्टबिन में फेंकेंगे। तो सबसे पहला उसूल क्या है कि अपनी क्लासरूम को साफ रखना है। The things we need are, और सफाई के लिए हमें जिन चीजों की जरूरत होगी वो है ब्रश, मॉप यानी फर्श साफ करने वाला कपड़ा जैसा आप बोर्ड पे देख सकते हैं, सफाई के लिए एक कपड़ा यानी फर्श पे जिसको सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाए, वाटर बकेट पानी की एक बाल्टी, डस्टर एक झाड़न जिससे मट्टी वगैरह झाड़ते हैं। आप भी डस्टिंग करते हैं घर में, मम्मा भी आपको कहती होंगी बेटा देखो कितनी मट्टी है, डस्टिंग कर लो। तो जिस चीज से हम डस्ट को, मट्टी को झाड़ते हैं उसे डस्टर कहते हैं। लिक्विड सोप, एक सोप होता है जो आपके पास केक फॉर्म में होता है और उससे आप हाथ धोते हैं, और एक होता है लिक्विड फॉर्म में यानी माया हालत में होता है, पतला होता है, तो वो सफाई के लिए भी इस्तेमाल होता है। एंड अ साइन बोर्ड, और एक ऐसा हमें चाहिए होगा गत्ते का टुकड़ा जिसको हम एक साइन बोर्ड के तौर पर, जैसे अक्सर आपने सड़कों पे भी देखा होगा कुछ साइन बोर्ड्स लगे हुए होते हैं जिन पे कोई पैगाम लिखा हुआ होता है, मैसेज लिखा हुआ होता है कि सड़क मुरम्मत के लिए बंद है, बराए मेहरबानी दूसरा रास्ता अख्तियार कीजिए, नो पार्किंग, और वो ट्रैफिक साइंस होते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ कंपनीज अपने अपने साइन बोर्ड्स लगाती हैं सड़कों के किनारे अपनी इश्तिहार के लिए, अपनी मशहूरी के लिए, तो उनको भी साइन बोर्ड कहते हैं। तो साइन बोर्ड की हमें क्यों जरूरत है? टू शो
ये दिखाने के लिए इफ द फ्लोर इज वेट, के फर्श गीला है। अगर फर्श गीला है तो हम उस बोर्ड पे लिख देंगे कि भाई फर्श गीला है, अभी आप यहां से ना गुजरें। दिस हैबिट विल हेल्प अस टू कीप आवर स्कूल एंड होम क्लीन। तो ये आदत हमें मदद करेगी हमारे घर और स्कूल को साफ सुथरा रखने में। इन दिस वे वी विल ऑलवेज बी हेल्दी एंड हैप्पी। इस तरह हम हमेशा सेहतमंद और खुश रह सकेंगे। स्टे हैप्पी एंड फॉलो रूल्स, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब जो तकरीर शुरू हुई थी उसमें जो इन्वर्टेड कॉमा लगाए गए थे, अब वो यहाँ खत्म हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि खुश रहिए और उसूलों पर अमल करते रहिए। अब ये इन्वर्टेड कॉमास क्लोज करने का मकसद क्या है कि ये तकरीर खत्म हुई, इस बच्चे के कहे गए अल्फाज यहाँ पर मुकम्मल हो गए। तो जब हम किसी दूसरे की बात को एज इट इज बिल्कुल उसी तरह बयान करें तो इसे इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि ये एक्चुअली एक यूनिट नहीं बल्कि एक मॉरल लेसन था, अखलाकी सबक था हमारे लिए कि हमने किस तरीके से अपने क्लासरूम में अपने बिहेवियर को कंट्रोल रखना है, तमीज से रहना है, टीचर की बात को फोकस करना है और अपने क्लास फेलोज के साथ किस तरह बातचीत करनी है। तो यहाँ आपका जो स्टडी वर्क फॉर डे 1 था, इसमें आपने डिक्टेशन वर्ड्स मीनिंग, रीडिंग विद उर्दू ट्रांसलेशन पढ़ी और मैं उम्मीद करती हूं कि आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो यहां आपका स्टडी वर्क फॉर डे 1 खत्म होता है। Dear students of class 3, study work for day 2, English text, unit 1, first day in class 3, my speech. In study work for day 1 में हमने किताब का इंट्रोडक्शन, वर्ड्स मीनिंग एंड डिक्टेशन वर्ड्स पढ़े। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट बुक वर्क। होल्ड योर पेंसिल्स इन योर हैंड, डू हैव योर नोटबुक्स विद यू। और स्टेशनरी आइटम्स के साथ आपने यहां पर अपने लेक्चर को सुनना है। अब यहां पर बुक वर्क पेज नंबर 4 से हमने स्टार्ट करना है। बुक वर्क में सबसे पहले हमने फोनिक्स पढ़ने हैं, यानी आवाज, सॉफ्ट साउंड्स ऑफ सी एंड जी। रिमेंबर इन क्लास 2 हमने सॉफ्ट साउंड्स पढ़ी हैं, हमने जी की भी पढ़ी है, जे की, के की वगैरह वगैरह। आज हम पढ़ेंगे सॉफ्ट साउंड्स ऑफ सी एंड सॉफ्ट साउंड ऑफ जी। प्रैक्टिस द सॉफ्ट साउंड्स ऑफ सी एंड जी गिवन इन द टेबल बिलो। अब यहां आपको जो रेड में नजर आ रहा है वो सी की सॉफ्ट साउंड है, सिटी, पेंसिल, फेस। जी की सॉफ्ट साउंड है जाइंट,
orange, pigeon. Listen and encircle words with soft sound of C. C की soft sound के साथ जो words हैं आपने उनको encircle करना है. Fence, cat, can, dice, cap, case, cow, cycle, cute, cake, mice, coat. ये वो वर्ड थे, इनको पढ़ने का मकसद ये है कि आपको मालूम हो जाए कि क की साउंड कहां निकल रही है और स की साउंड कहां निकल रही है. तो डियर स्टूडेंट्स, जो क की साउंड है वो सॉफ्ट साउंड नहीं है, बल्कि जो स की साउंड है वो सी की सॉफ्ट साउंड कहलाती है. अब जैसे फेंस है, इसको एनसर्कल कीजिए, इसमें सी की सॉफ्ट साउंड यानी स की आवाज निकल रही है. और कैट, इसमें क की साउंड है तो ये नहीं है. कैन, ये भी नहीं है. कैप, ये भी नहीं है. केस, अब इसमें एस की जो साउंड है वो स की साउंड प्रोड्यूस कर रही है. काउ, ये भी नहीं है. साइकिल, जी बिल्कुल, साइकिल को सर्कल कीजिए. क्यूट, ये भी नहीं है. केक, ये भी नहीं है. माइस, ये है, इसको एनसर्कल कीजिए. कोट, ये भी नहीं है. उसके बाद आ जाएं, लिसन एंड एनसर्कल वर्ड्स विद सॉफ्ट साउंड ऑफ जी. बिल्कुल, अब जी की जो सॉफ्ट साउंड है यानी जो जी को इंडिकेट कर रही है, पता चल रहा है कि हमने जी पढ़ा है. अब वो क्या क्या साउंड्स हैं जी की सॉफ्ट साउंड में? जाइंट, ऑरेंज, पिजन. इसी तरह गोल्ड, गोल्ड में जी की सॉफ्ट साउंड नहीं है. जर्मन, इसमें है, जर्म में है, ग्राम में नहीं है, पिजन में है, पेज में है, जर्मन में है, ग्रास में नहीं है, जाइंट, जाइंट में है, ग्रांट में नहीं है, ग्रेन में नहीं है. यानी जो ग की साउंड प्रोड्यूस करेंगे वो सॉफ्ट साउंड नहीं है, बल्कि जो जी की साउंड, ज की साउंड प्रोड्यूस करें वो सॉफ्ट साउंड कहलाएंगी. ऑरेंज है, रिंग नहीं है, जिंजर है. तो ये जब आप क्लास में आएंगे तो मैं आपको वोकल करके, आपको स्पीच के जरिए, अपने चेहरे के तासुरात के साथ आपको समझाऊंगी, ताकि आपके जो अंदाज हैं बोलने के वो भी मेरे सामने हो. तो ये हम एक्टिविटी के तौर पे क्लास में करेंगे. इन इंग्लिश, when 2 or 3 letters are joined to make one sound, it is called a consonant cluster. For example, CL in class and such in school. These clusters can be at the beginning or the end of a word. यानी consonant clusters क्या होते हैं ये आपको डायग्राफ और ट्राइग्राफ भी पता चलेंगे जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे. अब कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं पहले तो ये हम रिवाइज कर लेते हैं. क्लास में आपको मैंने वॉल्स और कॉन्सोनेंट का कॉन्सेप्ट दिया था. वॉल्स कितने होते हैं? 5. A, E, I, O, U. 5 कॉन्सोनेंट्स हैं. अब जो बच जाने वाले अल्फाबेट हैं, लेटर्स हैं, उनको कॉन्सोनेंट कहते हैं. रिमेनिंग लेटर्स आर कॉन्सोनेंट. अब कॉन्सोनेंट में जब 2 या 2 से ज्यादा बन जाते हैं, मिल जाते हैं कॉन्सोनेंट, तो उनको कॉन्सोनेंट क्लस्टर. क्लस्टर का मतलब दरअसल होता है झुंड, मजमुआ. तो यहां पर कॉन्सोनेंट क्लस्टर यानी मिल के अल्फाज, जो कॉन्सोनेंट मिल के एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, वो क्या है? जैसे SH से हमने वर्ड बनाने हैं, तो अगर हम शुरू में लगाएंगे तो वो इनिशियल पोजीशन हो जाएगी. किसी वर्ड के शुरू में अगर हम कॉन्सोनेंट लगाते हैं तो वो इनिशियल यानी शुरू की पोजीशन कहलाएगी. और जब हम ये कॉन्सोनेंट एंड ऑफ द वर्ड लगाएंगे तो ये फाइनल पोजीशन कहलाती है. अब फाइनल पोजीशन में 3 लेटर्स आ जाते हैं और शुरू में 2 आ जाते हैं, बाज़ दफा 3 भी आ सकते हैं और एंड पे भी 2 या 3. तो जो शुरू में हम कॉन्सोनेंट इस्तेमाल करेंगे किसी वर्ड के,
दो या दो से ज्यादा, तो वो इनिशियल पोजीशन कहलाएगी, और जो एंड पे हम इस्तेमाल करेंगे वो फाइनल पोजीशन कहलाएगी। अब मिसाल के तौर पे यहां पर है SH है, शिप, शर्ट, श्रब, और फाइनल पोजीशन में आप देखिए यानी आखिर में लगे हुए देखिए डिश, फिश, ब्रश। श के साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, शुरू में लगे या आखिर में लगे। अब ये ST के साथ है, स्टॉप, स्टैम्प, स्टिक, स्टडी। अब ये आखिर में अगर हम लगाएंगे ST तो क्या साउंड बनेगी? डस्ट, मस्ट, फर्स्ट, क्रस्ट। तब भी स्टिल की आवाज यानी सीन और टे की आवाज प्रोड्यूस होगी, और अगर शुरू में लगेंगे तब भी सीन और टे की आवाज प्रोड्यूस होगी। मेक 2 और मोर वर्ड्स विद द कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स SH एंड ST। अब वो ये कह रहे हैं कि इन्हीं दो कॉन्सोनेंट क्लस्टर से, यानी दो ऐसे कॉन्सोनेंट हैं जिनको शुरू में भी लगाना है आपने और किसी भी वर्ड के आखिर में लगाकर नया वर्ड बनाना है आपने। ये जो आपने अभी किए हैं इनके अलावा, तो आपने ये एक्टिविटी अपनी कॉपी पे करनी है, और मैं आपको जब क्लास में आएंगे तो चेक करूंगी, और अगर नहीं सही हुआ तो मैं आपको गाइड कर दूंगी। उसके बाद है लर्निंग टू स्पीक, बोलना कैसे सीखते हैं। यहां पर आपको 5 ऐसे पॉइंट्स बताए गए हैं जिससे आप लर्निंग सीख सकते हैं। ये वो पॉइंट्स हैं जो आपने याद करने हैं लाजमी, ठीक है, क्योंकि ये मेरे ही सब्जेक्ट में नहीं डियर स्टूडेंट्स, आपके हर सब्जेक्ट में काम आने वाले हैं, और फिर आप जब आगे बड़ी क्लासेस में जाएंगे तब भी ये आपके साथ साथ रहेंगे। अब सबसे पहले आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है, इनको याद करना है, फिंगर टिप्स पे होने चाहिए ये 5 रूल्स। सबसे पहला उसूल जो किसी के लिए एक इज्जत रखता है, किसी को इज्जत देने के लिए, किसी के लिए आपके दिल में, आपके जहन में क्या मकाम है जो आपको कुछ सिखा रहा है, यानी आपका टीचर। तो टीचर को रिस्पेक्ट शो करने के लिए आप क्या कर सकते हैं और आपको क्या करना चाहिए, ये 5 रूल्स है। रूल नंबर 1, लुकिंग आईज, लुक टुवर्ड्स द पर्सन हु इज टॉकिंग टू यू। सबसे पहला उसूल किसी चीज को सीखने का यह है कि जो आपसे बात कर रहा हो, सिखा रहा हो, आप उसकी आंखों में देखिए। नंबर 1, लुकिंग आईज। नंबर 1, लुकिंग आईज, सबसे पहला उसूल, द फर्स्ट रूल। द फर्स्ट रूल क्या है? लुकिंग आईज। Number 2, listening ears. Listening ears. Listen with full attention. Listen with full attention. ये नहीं कि अगर टीचर बोर्ड पे कुछ समझा रही है तो आपका फोकस, आपका अटेंशन कहीं और है कि बाहर कौन जा रहा है और वो बच्चा क्या कर रहा है, किसी की किताब है तो वो कैसे उसको पलट रहा है। क्या आपका फोकस एंड अटेंशन आपकी टीचर की तरफ होना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि टीचर सिर्फ आपके सामने हो तो आपने अटेंशन पे करनी है। अब जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूं, मैं आपको बच्चे नजर नहीं भी आ रही हूं, लेकिन फिर भी आपकी तवज्जो, ears का मतलब तवज्जो है, यहाँ पर आपके कान सिर्फ वही सुने जो आपको सुनाने के लिए आपके सामने मौजूद है, ठीक है। इसके अलावा आपकी मदर भी अगर बात कर रही हैं, फादर बात कर रहे हैं, आप ही हैं, बड़े भाई हैं, जो टीचर आपको ट्यूशन में पढ़ा रहे हैं, जो भी हैं, आपको कोई बात सिखा रहा है, आपके अंकल आंटी वगैरह, तो आपने ये नहीं करना कि आपने उनको अटेंशन ही नहीं देनी, आपने तवज्जो से उनकी बात सुननी है। तो नंबर 1, लुकिंग आईज। नंबर 2, लिसनिंग ईयर्स। नंबर 3, हेल्पिंग हैंड्स। हेल्पिंग हैंड्स, जॉइन हैंड्स टू हेल्प, यानी आपने मदद करनी है। अब जैसे क्लास में आपके फ्रेंड को मैथ्स का कोई सवाल नहीं आ रहा और उसको मल्टीप्लाई करने में, डिवाइड करने में या कोई स्टेप समझ नहीं आ रहा, तो इट्स अप टू यू, इट्स योर ड्यूटी कि आप उसको सिखाएं,
आप बताएं, और अगर आपने किसी को सिखा दिया तो आपके लिए तो ये सदका जारिया बन गया, सवाब का बायस बन ही गया, आपकी प्रैक्टिस होती है। डू यू नो कि ऐसे टीचर जब आप आते हैं या आपने किसी को भी एक लफ्ज भी सिखाया तो ना सिर्फ उसका सवाब है बल्कि आप खुद भी बेहतर तरीके से उसको समझ पाते हैं, सीख पाते हैं। नंबर 1 लुकिंग आईज, नंबर 2 लिसनिंग ईयर्स, नंबर 3 हेल्पिंग हैंड्स, मददगार हाथ बनिए। नंबर 4 वॉकिंग फीट, वॉक विद द फ्रेंड टू हेल्प, यानी अपने दोस्त की मदद करने के लिए अपने आप को तैयार रखिए, अपने दोस्तों की मदद के लिए अपने आप को तैयार रखिए, उनके साथ चलिए, उनकी मुश्किल वक्त में मदद कीजिए। नंबर 5 स्पीकिंग नाइसली, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट माय डियर स्टूडेंट्स, कि अगर आप किसी से प्यार से बात करते हैं तो आपकी बात का असर बहुत ज्यादा होता है ना। जब मैं क्लास में जाती थी, आपसे कम्युनिकेशन होता था, हम बात करते थे डेली लाइफ पे, किसी न किसी टॉपिक पे, आपके अपने इश्यूज होते थे, कोई भी आपस के, तो हम किस तरह प्यार से रिजॉल्व करते थे। तो जब आप किसी से अच्छे वर्ड्स में बात करेंगे, प्यार से बात करेंगे, तो उसका असर बहुत ज्यादा होगा। स्पीकिंग नाइसली, प्यार से, बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से बातचीत कीजिए। एंड एजुकेटेड पर्सन ऑलवेज स्पीक्स नाइसली, एक तालीम याफ्ता शख्स हमेशा अच्छे अखलाक से, तमीज से बात करता है। आपको मालूम है कि ये जो किताबें होती हैं ना, जो हमारे सिलेबस का हिस्सा होती हैं, ये तो सब हमारी एक खास, जिसे कहते हैं ना, कन्फाइन होती हैं, महदूद होती हैं कि 3 का 3 में पढ़ लिया, 2 का 2 में पढ़ लिया। लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो आपकी सारी जिंदगी तालीम का हिस्सा कहलाती हैं, और वो क्या है? आपकी अखलाकी तरबियत। बेटा, अगर आप डॉक्टर या इंजीनियर या चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह वगैरह कुछ भी बन जाएंगे, लेकिन अगर आपके अंदर अच्छे स्पीकिंग स्किल्स नहीं होंगे, अगर आप नाइसली किसी से बात नहीं कर सकते होंगे, किसी से रेस्पेक्ट शो करके बिहेव नहीं कर सकते होंगे, तो कोई फायदा नहीं। ये तो आपकी समझें कि क्वालिफिकेशन सिर्फ रह जाएगी, लेकिन अगर आप किसी से प्यार से, इज्जत से, सलाम दुआ के साथ बात करेंगे तो सारी जिंदगी आपका असर रहेगा, आपका तासुर कायम रहेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज से आपने प्रॉमिस करनी है, मेरे से वादा करना है कि आपने इन 5 रूल्स को फॉलो करना है। सबसे पहला रूल क्या है कि जब भी कोई सिखाए तो उसकी आंखों में आंखें डालें और बहुत एहतराम से उसकी तरफ तवज्जो रखें। नंबर 2, आपने क्या करना है? आपने उसके ऊपर भरपूर तवज्जो देनी है, आपके कान उसको सुन रहे हों, यानी आपके लिसनिंग ईयर्स। नंबर 1 लुकिंग आईज, नंबर 2 लिसनिंग ईयर्स, नंबर 3 हेल्पिंग हैंड्स, मददगार हाथ साबित हो, किसी को जरूरत हो तो मदद कीजिए। नंबर 3 वॉकिंग फीट, अपने दोस्त के लिए हमेशा खड़े रहिए उसके साथ। और नंबर 5 स्पीकिंग नाइसली। ये 5 रूल्स हैं जो आपने फॉलो करने हैं। मैं आपसे ये सब रूल्स आपके फिंगर टिप्स पे सुनूंगी। जिस तरह आपको वर्ड्स याद हो जाते हैं AEIOU, इसी तरह आपने ये स्किल्स भी याद करने हैं। ये आपने पॉइंट्स लर्निंग टू स्पीक के तौर पे याद करने हैं, और वो पॉइंट्स हैं लुकिंग आईज, लिसनिंग ईयर्स, हेल्पिंग हैंड्स, वॉकिंग फीट, स्पीकिंग नाइसली। ये सब आपके मेन जो बॉडी पार्ट्स हैं उनका काम है, यानी आपकी आंखें लुकिंग आईज, आपके कान लिसनिंग ईयर्स, आपके हाथ हेल्पिंग हैंड्स, आपके पैर वॉकिंग फीट, आपके जबान स्पीकिंग नाइसली। आपको जो अल्लाह तबारक व तआला ने नेमतें दी है ना, उनका हिसाब किताब होगा, और हर एक चीज
बोलेगी कि हमने अच्छा काम किया, हमने ये गलत काम किया, हमने वो अच्छा काम किया, हमने ये बदी की, ये बुराई की। तो आपने अपनी दी हुई नेमतों को अल्लाह तबारक व तआला के मुताबिक इस्तेमाल करना है, उसकी तालीम के मुताबिक इस्तेमाल करना है। तो ये तो हो गया आपका एक मॉरल लेसन, अखलाकी सबक जो आपने यहां से सीखा। उसके बाद है प्रैक्टिस ग्रीटिंग्स एंड डिस्कस अ क्लासरूम रूल विच यू लाइक। ये सब आपके कम्युनिकेशन स्किल्स हैं जो हम क्लास में आके करेंगे। और इसी तरह अगले सफे पे भी एक्टिविटी है। अब एक बहुत ही मजेदार सी चीज आ रही है जो आपने करनी है, और वो क्या करनी है, यहां पर आपको एक पोइम दी गई है, उसको आपने पंक्चुएट करना है। अगरचे पंक्चुएशन आपने अभी नहीं सीखी और जब आप क्लास में आएंगे तो मैं आपको सिखाऊंगी, लेकिन ये है एक पोएम। इफ यू आर हैप्पी एंड यू नो क्लैप योर हैंड्स, याद है ना आपको, आपने इसको याद करके आनी है। ठीक है, ये पोएम आपने याद करनी है जो हम क्लास में सब मिलके पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाते हैं 7th पेज पर साइट वर्ड्स। से द गिवन वर्ड्स फ्लुएंटली, फ्लुएंटली तेजी से, रवानी से इन अल्फाज को अदा कीजिए। लर्न, रीड, राइट, थ्रू। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। अब यहां पर रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्वेश्चन आंसर्स, तो आपने अपनी नोटबुक्स पर ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं इनको लिखना और याद करना है। ओपन बुक पेज नंबर 7, लुक एट द ब्लैक बोर्ड। यहां पर क्वेश्चन आंसर्स मौजूद हैं, आपके लिए मैंने क्वेश्चन इलिप्स में लिख दिए हैं और आंसर यहां पे आपको अवेलेबल होंगे। पहला सवाल है, व्हाट make you happy on the first day of a new class? Question mark. वो कौन सी चीजें हैं जो आपको खुश करती हैं आपकी क्लास के पहले दिन? वो कौन सी चीज है जो आपको क्लास के पहले दिन खुश करती है? अब वो कोई एक चीज तो है नहीं, बहुत सी चीजें हैं। अब आपके जहन में क्या क्या आ रहा है? न्यू क्लासरूम, माय टीचर्स, कॉमा, सबसे पहले न्यू क्लासरूम, कॉमा, माय टीचर्स, कॉमा, न्यू बुक्स एंड माय फ्रेंड्स मेक मी हैप्पी ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अ न्यू क्लास। मेरा कमरा जमात, मेरी टीचर्स, नई किताबें और मेरे दोस्त मुझे क्लास के पहले दिन बहुत खुश करते हैं। ठीक है, मेरी खुशी का बायस बनते हैं। दूसरा सवाल है, इज इट इंपॉर्टेंट टू लिसन टू योर टीचर्स? गिव रीजंस। एलिप्स में लिखा हुआ है मैंने, आगे क्वेश्चन मार्क है। क्या ये जरूरी है कि अपनी टीचर्स को गौर से सुनना चाहिए? वजह बयान करें। तो पहले सवाल का जवाब है यस, जी हां, बिल्कुल सुनना चाहिए। बिकॉज इफ वी डू नॉट लिसन टू आवर टीचर्स, we cannot learn anything. Full stop. जी हां, हमें जरूर सुनना चाहिए अपनी तमाम टीचर्स को, क्योंकि अगर हम अपनी टीचर्स को नहीं सुनेंगे तो हम कुछ भी नहीं सीख सकते। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, विच रूल हेल्प यू टू लर्न द इंग्लिश लैंग्वेज? विच रूल्स हैं, कौन कौन से उसूल हैं जो आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीखने में मदद देते हैं? अब आप क्योंकि छोटी क्लास है, अब बहुत से रूल्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के, एंड एवरीवन वांट्स टू टॉक इन इंग्लिश, तो जो आपकी क्लास से मैच करती हुई बातें हैं मैं वही आपके आंसर में बताऊंगी। ओरल कम्युनिकेशन इन इंग्लिश
with my friends and family, comma, reading English story books and creative writing help me to learn English language. ठीक है, अब उसने पूछा कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए कौन से उसूल मदद देते हैं, तो आपने बताया कि ओरल कम्युनिकेशन यानी इंग्लिश में बातचीत अपने दोस्तों और फैमिली के साथ, कॉमा, इंग्लिश कहानी की किताबें पढ़ना और इंग्लिश में लिखना मुझे इस लैंग्वेज को सीखने में मदद देता है. My dear students, try to talk in English with your parents, with your siblings, यानी आपके भाई बहन, your uncle auntie. It doesn't matter आप गलतियां करते हैं, आपकी मिस्टेक्स होती हैं, आप सही नहीं बोल सकते. Keep it in mind, dear students, कि it's not your mother tongue. मदर टंग क्या होती है? मादरी जबान. मादरी जबान में हम कोई गलती करते हैं तो चले वो बॉदर किया जा सकता है कि हाँ आपकी मादरी जबान है और फिर भी आप गलत बोल रहे हैं, लेकिन इंग्लिश इज नॉट आवर मदर लैंग्वेज. तो हमारी मादरी जबान ना होने की वजह से हमें गलतियां करने का हक है. हम इसमें गलतियां करेंगे तो ही सीखेंगे ना. तो इसलिए कभी झिझकना नहीं चाहिए. छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलिए, छोटे छोटे वर्ड्स इस्तेमाल कीजिए और एक दिन आप अच्छी इंग्लिश बोलना शुरू हो जाएंगे. अब ये चौथा जो सवाल है, राइट 2 इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर योर क्लासरूम एंड शेयर दीज इन द क्लास. क्लासरूम के 2 उसूल शेयर कीजिए. ये देखिए यहां पर आपको नजर आएंगे. बुक पेज नंबर 3 देखिए, इस सवाल का जवाब है बुक पेज नंबर 3, जो क्लास रूल्स के नाम से आपको ये हेडिंग दी गई है. ये देखिए क्लास रूल्स. यहां पर इसका सबसे पहला और दूसरा रूल जो है ये आपने 3 पहले रूल जो है ये आपने इसका आंसर लिखना है. उन्होंने 2 मांगे हैं, आपने 3 लिख देने हैं. लिसन व्हेन अदर्स आर टॉकिंग, फॉलो डायरेक्शंस, कीप हैंड्स, फीट एंड ऑब्जेक्ट्स टू योरसेल्फ. ये इस सवाल का जवाब है. इसी तरह आपने इसको लिख देना है. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन आंसर्स का सेगमेंट भी मुकम्मल हुआ. उसके बाद है यू वर फॉलोइंग सम ऑफ द रूल्स इन क्लासेस 1 and 2. रीड द लिस्ट एंड टिक द रूल्स विच यू हैव लर्न्ड एंड ऑब्जर्व्ड इन अर्लियर क्लासेस. अब आपने बताना है कि क्लास 1 में आपने क्या सीखा और क्लास 2 में क्या सीखा. ये भी एक्टिविटी है, ये हम क्लास में कर लेंगे. उसके बाद आ जाते हैं सिलेबल्स, यानी आपने किस तरह एक वर्ड को अदा करना है. ईच वर्ड इज फॉर्म्ड विद कॉन्सोनेंट्स एंड वोवेल्स. सम वर्ड डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद आ जाते हैं बुक पेज नंबर 8, लैंग्वेज फोकस यानी सिलेबल्स. वोकैबुलरी बिल्डिंग में रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स एंड लर्न देम. राइट द सिलेबिक डिवीजन. अब सिलेबल्स क्या होते हैं ये मैं आपको बताती चलूं. सिलेबल्स वो अल्फाज के अंदर रोक है, यानी रुक रुक के बोलना है, जिससे हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं. मिसाल के तौर पर हम किसी भी लफ्ज को इंग्लिश में किस तरह अदा करते हैं, उसमें कितना स्टॉप आता है, तो जितनी दफा हम उसको रोक कर या तोड़ कर बोलेंगे वो सिलेबल्स कहलाते हैं. ईच वर्ड इज फॉर्म्ड with consonants and vowels. Some words have one sound. For example, learn, fun. Some words are divided into 2, 3 or more sounds. यानी कुछ लफ्जों को हम यकदम अदा करते हैं. Go, eat, drink, fun.
वगैरह। और कुछ को हम 2 दफा में अदा करते हैं और किसी को हम 3 दफा में भी अदा करते हैं। तो मुख्तलिफ अल्फाज के बोलने का अंदाज मुख्तलिफ है। अब जैसे पोएम, डॉक्टर, शॉपिंग, ईटिंग, डाइनिंग, कलरिंग, तो ये चीजें आपने देखी कि यहां पर हम थोड़ा सा, बहुत ज्यादा रोक के नहीं, थोड़ा सा रुक के हम लफ्ज को अदा कर रहे हैं। तो जिसमें जितनी दफा भी रोकेंगे उतने ही वो सिलेबल्स होंगे। यहां पर आपके जो सिलेबल्स हैं उसमें आपने इसके मीनिंग्स भी देख रखे हैं। अब आपने इसको लर्न करना है। उसके बाद आ जाता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेट क्या होते हैं? हुरूफे तहज्जी को कहते हैं। और हुरूफे तहज्जी उर्दू में जितने भी हुरूफ हैं अलिफ से लेके और बड़ी ये तक, वो उर्दू के हुरूफे तहज्जी कहलाते हैं। और इंग्लिश में जितने भी लेटर्स हैं ए से लेके जी तक, वो इंग्लिश अल्फाबेट कहलाते हैं। और अल्फाबेट का प्लूरल भी अल्फाबेट है, आप अल्फाबेट्स नहीं कहेंगे। तो अल्फाबेट आप अल्फाबेट्स कब कह सकते हैं, ये बड़ी क्लासेस में आपको मैं बताऊंगी कि मुख्तलिफ जबानों के जो हुरूफे तहज्जी के हुरूफ हैं, अगर हम उनके बारे में बात करें तो आप अल्फाबेट्स कह सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ इंग्लिश अल्फाबेट की बात कर रहे हैं तो उनको आप अल्फाबेट कहेंगे, अल्फाबेट्स नहीं कहेंगे। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या है कि ए, फिर बी, सी, डी, E and F and so on. Write the above mentioned 6 words in alphabetical order. और वो कौन से वर्ड्स हैं जो ऊपर आपको सिलेबल्स के तौर पर दिए गए हैं, इनको आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। यानी पहले देखिए कि ए से शुरू होने वाला वर्ड कौन सा है, बी से शुरू होने वाला वर्ड कौन सा है, सी, डी, ई वगैरह वगैरह। तो ये जो लर्न, थ्रू, एक्टिविटी, पोएम, फन और पोस्टर के वर्ड्स हैं, इनको आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। ठीक है। उसके बाद यहां पर एक एक्टिविटी आ जाती है, वो हम क्लास में करेंगे। लेट्स कम टुवर्ड्स पेज नंबर 9, नाउन्स। जी जनाब, ये तो आप जानते ही हैं कि नाउन क्या होता है। चलिए मैं इसको दोबारा बता देती हूं। Noun is the name of person, place, animal, birds, things, etc. इस दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं और हर चीज का कोई ना कोई नाम है। आपके पास किताब है, कॉपी है, बुक है, पेंसिल है, इरेजर है, चॉकलेट है, आइसक्रीम है, बहुत सारी चीजें। तो हर चीज का कोई ना कोई नाम है। अब यहां पर नाउन की 2 काइंड्स हैं, 2 किस्में हैं। कौन कौन सी? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन। अब कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन का मतलब है कि आम शख्स, जगह या चीज का नाम। अब जैसे मैंने कहा सिटी, तो कोई भी शहर हो सकता है, वो अमेरिका का भी शहर हो सकता है, ईरान का शहर भी हो सकता है, सऊदी अरब का शहर भी हो सकता है और पाकिस्तान का भी। लेकिन अगर मैं कह दूं लाहौर, तो लाहौर तो सिर्फ पाकिस्तान का ही शहर हुआ ना, खास हो गया। सऊदी अरब में लाहौर नहीं है, अमेरिका में लाहौर नहीं है, बरतानिया में लाहौर नहीं है, तो लाहौर जो है वो खास हो गया। इसके बाद आप ये देखिए क्या लिखा है नीचे, अंडरलाइन द प्रॉपर नाउन्स एंड सर्कल द कॉमन नाउन्स इन द गिवन सेंटेंसेस। नीचे दिए हुए जुमलों में आपने प्रॉपर नाउन को अंडरलाइन करना है और कॉमन नाउन को एनसर्कल करना है। पहला सेंटेंस है पाकिस्तान इज माय कंट्री। पाकिस्तान को अंडरलाइन करें
और कंट्री को सर्कल करें। कंट्री तो कोई भी हो सकती है। पाकिस्तान प्रॉपर नाउन है, किसी और मुल्क का नाम नहीं। हमारा प्यारा वतन है जो 14 अगस्त 1947 को मार्ज़े वजूद में आया। इट केम इनटू बीइंग, मार्ज़े वजूद में आया, केम इनटू बीइंग ऑन 14th August 1947। उसके बाद है माई सिस्टर्स नेम इज मरियम, मेरी बहन का नाम मरियम है। अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, अपोस्ट्रोफी एस के बाद मरियम लिखा है। अब मरियम हर एक लड़की का नाम नहीं होता, बहुत सी लड़कियों का होता है लेकिन हर एक का नहीं होता। लेकिन सिस्टर तो सबकी होती हैं, आपकी भी हैं, आपकी खाला की जो बेटियां हैं उनकी भी सिस्टर्स हैं, आपके मामू के जो बेटे हैं उनकी भी सिस्टर्स हैं, सबकी सिस्टर्स होती हैं। लेकिन मरियम तो हर सिस्टर का नाम नहीं होता ना, तो मरियम इज अ प्रॉपर नाउन, उसको अंडरलाइन कीजिए और सिस्टर को सर्कल कीजिए। आई लाइक चॉकलेट आइसक्रीम। अब यहां पर चॉकलेट अंडरलाइन करेंगे क्योंकि चॉकलेट स्पेशल है। आइसक्रीम एनसर्कल करेंगे क्योंकि आइसक्रीम तो कोई भी हो सकती है। तो चॉकलेट एक प्रॉपर नाउन है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स वर्ड ऑपोजिट आ जाता है। ये आपने बहुत छोटी क्लासेस से ही किया हुआ है, यानी अल्फाज मुतजाद। अब यहां मैचिंग करनी है आपने। होल्ड योर पेंसिल एंड स्केल इन योर हैंड, और यहां पर आपने वर्ड को उसके सही ऑपोजिट के साथ मैच करना है। गुड, बैड, क्लीन, डर्टी, काइंड, अनकाइंड, पोलाइट, रूड, हैप्पी, अनहैप्पी या सैड दोनों आ सकते हैं। हैप्पी, सैड, हेल्दी, अनहेल्दी। ठीक है, तो ये हो गए आपके वर्ड्स ऑपोजिट जो आपने काम करना है अपनी कॉपी पे। उसके बाद सेंटेंसेस मेकिंग है। सेंटेंस मेकिंग में आपने क्या करना है कि नीचे आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, आपने उसके जुमले बनाने हैं अपनी कॉपी पर। लर्न, लर्न का मतलब होता है सीखना या याद करना। लर्न, आपने लर्न का जुमला बनाना है, खुद से बनाना है और बिल्कुल ठीक बनाना है। वैसे मैं आपको गाइड कर देती हूं, लेकिन अगर मैंने बता दिया तो फिर आपकी क्रिएटिव राइटिंग तो ना हुई। अब सोचिए जहन में कि लर्न का क्या अच्छा जुमला बन सकता है। आई लर्न माई लेसन, फुल स्टॉप। डियर स्टूडेंट्स, एक बहुत अहम बात, ऑलवेज पुट अ फुल स्टॉप at the end of sentence. If you will not put a full stop, your sentence will be wrong. ये बात मैं आपको क्लास में भी समझाती हूं और आप सीख भी गए हैं, क्योंकि अगर आप सेंटेंस की कंप्लीशन के बाद यानी उसके मुकम्मल होने के बाद फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे तो आपका जुमला गलत हो जाएगा। गुड, असलम is a good student या Sara is a good girl, full stop. Clean, I clean my classroom, full stop. या I clean my home या I clean my school, जो भी आप कह सकते हैं। उसके बाद है इंग्लिश। इंग्लिश का जुमला, आई लाइक टू स्पीक इन इंग्लिश, फुल स्टॉप। क्लासरूम, आई लाइक माई क्लासरूम या देयर आर मेनी चार्ट्स इन माई क्लासरूम, फुल स्टॉप। पोस्टर, माई टीचर हैज मेड a beautiful poster, full stop।
या आई मेड अ ब्यूटिफुल पोस्टर फॉर माई क्लासरूम। फुल स्टॉप। सो दीज वर द वर्ड्स जिनके आपने जुमले बनाने थे। अब यहां पर सिलेबल डिवीजन आ जाती है और यहां पर आपने बताना है कि ये मल्टी सिलेबल वर्ड्स हैं, इनमें कितने कितने सिलेबल्स हैं। सिलेबल डिवीजन इन कलर्स, यानी आपने कलर्स के हिसाब से इसकी डिवीजन करनी है। आप जब क्लास में आएंगे तो हम इसकी एक्टिविटी करेंगे। कैपिटलाइजेशन एंड पंक्चुएशन, ये भी जब आप क्लास में आएंगे तो हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये यहां पर आपको समझाना इतना पावरफुल नहीं है जितना आप क्लास में आएंगे। उसके बाद क्रिएटिव राइटिंग है और यहां पर आपको क्लासरूम के हिसाब से नेम ऑफ इंग्लिश टीचर, फर्नीचर, डिस्क्राइब द क्लासरूम बिग या स्मॉल, लिस्ट ऑफ फन एक्टिविटीज, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बॉयज एंड गर्ल्स, पीरियड्स इन अ डे। अब ये पूरा क्लासरूम का आपने एक चार्ट सा बनाना है। ये मजेदार सी एक्टिविटी है। एक चार्ट पेपर लें और बीच में लिखें क्लासरूम, ऊपर आप लिखेंगे इंग्लिश की टीचर का नाम, आपके क्लास में कितने डेस्क पड़े हैं, कितने बेंच हैं वो लिखेंगे। उसके बाद आप बताएंगे कि आपका क्लासरूम बड़ा है, उसमें कितनी विंडोज हैं, कितने फैंस हैं। उसके बाद आप क्लास में कौन कौन से एक्टिविटीज करते हैं, आपकी फन, आपके एक्टिविटीज क्या क्या हैं वहां पर। उसके बाद आपने एक कॉलम में लिखना है, एक ब्लॉक बना लें, कॉलम की बजाय आप एक बॉक्स बना लें। बॉक्स में लिखना है आपने कि कितने बॉयज हैं और कितनी गर्ल्स हैं आपकी क्लास में। ये तो पॉसिबल नहीं हो सकेगा, लेकिन फर्जी तौर पर आप एजम्पशन में आप खुद से ही अज्यूम करके कि आपकी क्लास में 12 बॉयज हैं एंड 13 गर्ल्स हैं, समथिंग लाइक दैट, आप खुद से लिख सकते हैं। और फिर आपके एक दिन में कितने लेक्चर्स होते हैं, ठीक है। और अब जो एक मजेदार सी चीज आ रही है वो है आपका टंग ट्विस्टर। टंग ट्विस्टर का मतलब ये होता है कि जैसे उर्दू में आप बोलते हैं कोई लफ्ज ऐसा कि उसकी रेपिटेशन में आपको मुश्किल हो जाती है और आपकी जबान लड़खड़ा जाती है और आप अपने दोस्त के साथ, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं कि जी तुम ये 5 मिनट में कितनी दफा कह सकती हो, जिसने कह लिया वो जीत गया। तो इंग्लिश में यहां पर आपको टंग ट्विस्टर है और बहुत मजेदार है। शी sells seashells by the seashore. She sells seashells by the seashore. ये आपने तेजी से कहना है कि देखें आपके अल्फाज कितना आपका और जबान का साथ देते हैं। तो ये आपकी मजेदार सी एक्टिविटी है जिसे आपने घर में करना है और वो क्या है आपका टंग। टंग कहते हैं जबान को, ट्विस्टर कहते हैं जो जबान को लड़खड़ा दे, जबान को बोलने में आगे पीछे कर दे। तो ये एक फनी सा आपका टंग ट्विस्टर है। शी सेल्स सीशेल्स बाय द सीशोर, ये आपने अपने घर में सबके साथ खेलना है। तो ये रही आपकी एक मजेदार सी एक्टिविटी जो आपने परफॉर्म करनी है अपने घर में। इस तरह आज हमने क्या सीखा? आज हमने बुक वर्क किया अपने यूनिट 1 फर्स्ट डे इन क्लास 3 माई स्पीच का, और स्टडी वर्क फॉर डे 2 था ये आपका, जिसमें आपने क्वेश्चन आंसर्स, बुक वर्क और कॉमन प्रॉपर नाउन, वर्ड्स ऑपोजिट और टंग ट्विस्टर सीखा। तो जितना भी काम आपका डे 2 का है आराम आराम से उसको कॉपी डाउन कीजिए, लर्न कीजिए और उसको अपनी कॉपीज में महफूज कीजिए। तो स्टडी वर्क फॉर डे 1 और स्टडी वर्क फॉर डे 2 में हमारा यूनिट 1 कंप्लीट हुआ। अब आपने इसको याद करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये काम मुकम्मल हो चुका है। अगले लेक्चर तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।